जय हिंद फ्रेंड। आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत के पर्वत पढ़ेंगे। तो इसको हम विद मैप के साथ देखेंगे ताकि आपके इसमें जो लोकेशन और स्थिति भी याद हो, ताकि आप अगर आपको थ्योरी सेक्शन भी याद नहीं है तो फ्रेंड एक मैप से आपके दिमाग में इमेज बने कि ये पर्वत कहाँ होगा, तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत के पर्वत। तो इस वीडियो को तो इसमें अगर हम भारत में देखें फ्रेंड, भारत के 29.3% भूभाग पर क्या है, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो फ्रेंड अगर हम भारत की ही नहीं अगर एशिया की बात करते हैं तो एशिया में सबसे अधिक क्या मिलते हैं फ्रेंड, पर्वत और पहाड़ियाँ। जैसे यूरोप में सबसे अधिक मैदान हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पठार हैं, तो इसलिए हमारे भारत में भी क्या होंगे फ्रेंड, अत्यधिक मात्रा में पर्वत और पहाड़ियाँ। यानी क्योंकि अगर हम पूरे एशिया को देखते हैं तो एशिया में ही पर्वत और पहाड़ियों का अत्यधिक विस्तार है, तो हमारे भारत में भी पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। जैसे आप उत्तर में देखते हो तो हिमालय, और दक्षिण में देखते हो तो बहुत सारे छोटी छोटी पर्वतमालाएं हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत, अजंता, सतपुड़ा। तो ये सब क्या है फ्रेंड, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो अगर आप देखोगे तो 29.3% पर तो हमारे भारत में क्या है फ्रेंड, पर्वत और पहाड़ियाँ। तो अगर पठार देखें तो भारत में पठारों का विस्तार कितने परसेंट भाग पर है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये है फ्रेंड 27.7% भाग पर। तो कितने भाग पर है, 27.7% भाग पर हमारे क्या है, पठार हैं। और मैदानी भाग देखें तो मैदानी भाग हैं फ्रेंड 43% भाग पर, ठीक है। और आप हमारे देश में फ्रेंड कृषि के लिए सबसे योग्य भूमि हमारे सबसे अत्यधिक मात्रा में हमारे भारत में ही है फ्रेंड। ये भी हमारे लिए इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमारा जो देश है कृषि प्रधान देशों में काउंट होता है। तो ये हमने इसमें देखा फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड इसमें अगर आप देखें पर्वत और पहाड़ी थोड़ी अलग होती हैं। पर्वत किसे कहते हैं फ्रेंड, जिसको समझें पहले। पर्वत होता है जिसका बेस तो बहुत अधिक हो और उसकी एक चोटी हो फ्रेंड, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड, पर्वत। अगर इसमें अगर हम देखें पहाड़ किसे कहेंगे, पहाड़ होता है फ्रेंड पर्वत का छोटा रूप, ठीक है। उसका बेस तो ऐसे ही बड़ा होगा लेकिन उसकी चोटी है वो फ्रेंड थोड़ी, जैसे हिमालय क्या है फ्रेंड, हिमालय एक पर्वत है। लेकिन अगर आप नीचे दक्षिण में देखोगे, अरावली हो गई, सतपुड़ा हो गई, ये सब क्या है फ्रेंड, पहाड़ियों में काउंट होते हैं। तो इसमें पहाड़ी क्या होती है, उनकी ऊंचाई कम होती है। तो ये हमें इसके बारे में समझा। और जैसे पठार क्या होता है फ्रेंड, तो पठार में क्या होता है, उसमें चोटी नहीं होती, वो मैदानी भाग से थोड़े ऊंचे उठे होते हैं। जैसे ये क्या है फ्रेंड, जैसे इसका अगर देखें तो ये फ्रेंड एक पठार है, ऊपर का जो भाग क्या मिलेगा आपको, समतल। और मैदान किसे कहेंगे, जिसमें आपको ऊंचाई नहीं मिलेगी, सिर्फ एक समतल क्षेत्र मिलेगा, उसे क्या कहेंगे, मैदान। और जो नदियां हैं फ्रेंड वो क्या बनाती हैं, मैदानी क्षेत्र बनाती हैं। जैसे गंगा नदी का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और नीचे जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी क्या करती हैं फ्रेंड, मैदानी क्षेत्र बनाने में इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखें फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत के अगर पर्वत हैं फ्रेंड, दो भागों में बांट कर पढ़े जाते हैं। एक तो उत्तरी हिमालय, जैसे अगर आप उत्तरी हिमालय देखोगे तो भारत के पर्वत है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, और फिर है मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला में भारत का उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा और विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। यानी उत्तर में क्या है फ्रेंड, हमारे हिमालय है, और मध्य और दक्षिण में क्या है फ्रेंड, छोटी छोटी पर्वतमालाएं हैं। और इनको हम पहले उत्तर की पढ़ेंगे, फिर बाद में हम मध्य और दक्षिण भारत की पर्वतमालाएं देखेंगे। और हिमालय पर्वत श्रेणी को फ्रेंड आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो इसको आगे समझते हैं फ्रेंड। जो हमारा हिमालय पर्वत है वो कैसा है, एक वलित पर्वत है। तो इसके बारे में भी हम समझते हैं, वलित पर्वत किसे कहते हैं। ये हम विषयों के जब पर्वत पढ़ेंगे फ्रेंड, आपको प्रकार बताएंगे कि पर्वत किन किन प्रकारों के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा फ्रेंड, जो हमारा हिमालय है एक वलित पर्वत है, मुड़ा हुआ पर्वत है। क्यों है, तो इसके लिए समझते हैं इसका निर्माण किस प्रकार होता है वलित पर्वतों का।
उसको भी हम समझते हैं। जो वलित पर्वत है फ्रेंड, ये पृथ्वी के जो आंतरिक मोड़ होता है, पृथ्वी जो हमारे पृथ्वी के अंदर है फ्रेंड, आंतरिक इसमें मोड़ आते हैं, इसी कारण जो है वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें फ्रेंड पर्वत, तो इसमें जो पर्वत है, जो हमारे जो पर्वत है हिमालय, वो वलित और मोड़दार पर्वत है। यानी अगर आप वलित पर्वत देखोगे उनका आकार कैसा होगा, धनुष जैसा होगा। तो धनुष जैसे, धनुष आपको देखा होगा फ्रेंड कैसा होता है, जैसे धनुष का जो आकार है सब मोड़दार होता है, तो हमारा पर्वत भी कैसा है फ्रेंड, ये इसी तरीके से मोड़दार है। और वलित पर्वतों का निर्माण किस तरीके से होता है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक मोड़ आते हैं फ्रेंड, और जो वलित पर्वत होते हैं वो अत्यधिक सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत है। आप जितने भी प्रकार देखेंगे, बड़े पर्वत देखेंगे फ्रेंड, वो कैसे हैं, वलित और सबसे विस्तृत पर्वत हैं। जैसे इसमें हम देखें हिमालय पर्वत, रॉकीज, अल्पाइन, एटलस, ये सभी किसके प्रकार है फ्रेंड, वलित प्रकार के पर्वत है, क्योंकि इनका जो है इनका निर्माण फ्रेंड सबसे, क्योंकि ये सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत होते हैं। अगर आपको देखा पता होगा हिमालय में सबसे अत्यधिक जो ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी, तो ये किसका प्रकार है फ्रेंड, ये वलित पर्वत का। ठीक है, जब हम जो विश्व के पर्वत है उसमें आपको समझेंगे कि जो रॉकीज पर्वत है, अल्पाइन पर्वत है, एटलस पर्वत है, ये सभी किसके प्रकार हैं, वलित के। ठीक है फ्रेंड, हम आपको उसमें सभी प्रकार के जो पर्वत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जब आप नीचे देखोगे फ्रेंड दक्षिण में, वो हमारे सभी किस प्रकार के पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत। और अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है फ्रेंड, घर्षण के द्वारा। जैसे ये पर्वत है फ्रेंड, इनके घर्षणों से टूटते रहते हैं, उनसे इनका अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे सतपुड़ा हो गई, पारसनाथ हो गई, विंध्याचल, ये सभी किसके प्रकार हैं, अवशिष्ट पर्वत के प्रकार हैं। इनको हम आगे देखेंगे। तो पहले इनको समझ लेते हैं फ्रेंड, एक एक कर हिमालय को समझते हैं। तो हिमालय एक तो इसका आकार धनुष जैसा है, और ये वलित प्रकार का पर्वत है। वलित मैंने आपको बता दिया किस प्रकार इनका निर्माण होता है। वलित पर्वत सबसे ऊंचे और सबसे विशाल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप जो भी एग्जाम्पल देखोगे विश्व में, सभी जो बड़े पर्वत हैं वो किसके उदाहरण हैं, वलित पर्वत के। जैसे रॉकी हो गया, रॉकी तो सबसे विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला है, यानी सबसे लंबा पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड, आयु के आधार पर जो पर्वत, इसको हिमालय को समझा जा सकता है, और एक नदियों के आधार पर इसको समझा जाता है। तो पहले हम आयु के आधार पर इसको समझते हैं फ्रेंड। तो आयु के आधार पर इसमें देखोगे फ्रेंड, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन वलित हिमालय में भी 3 जो पर्वत श्रृंखला है इनको अलग नाम दे दिया गया है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो 3 पर्वत श्रृंखला हैं ये किसका भाग है, वलित हिमालय का ही। इनको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ट्रांस हिमालय में आपको कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, यानी ट्रांस हिमालय में कोई भी वनस्पति नहीं है, बहुत ऊंचे हैं। इनमें सिर्फ आपको बर्फ, ग्लेशियर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होगा लद्दाख क्या किसा क्षेत्र है फ्रेंड, तो आपने न्यूज़ों में या फिर इस पर कोई मूवी देखी होगी, जो उसमें आपको सिर्फ बर्फ ही देखने को मिलेगी। तो ये हमने देखा फ्रेंड वलित हिमालय। और इसकी अगर देखें फ्रेंड, क्योंकि पहले इसको समझ लेते हैं आयु के आधार पर 3 किस प्रकार बांटा गया है। और एक बात और आपको बता दूं फ्रेंड, जो वलित पर्वत हैं ये सबसे नए हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वलित पर्वत किसके हैं, कैसे हैं, पुराने हैं या नए हैं, ये सबसे नए हैं फ्रेंड। अगर आप वलित पर्वतों के एग्जाम्पल देखोगे तो इनका निर्माण सिर्फ 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। अगर आप अरावली पर्वत, जो अवशिष्ट पर्वतों का वो सबसे पहले हुआ था, उनका निर्माण कब हुआ था फ्रेंड,
उनका निर्माण हुआ था 570 मिलियन वर्ष पहले। तो आप कंपेयर कर सकते हो इनमें कितना डिफरेंस है इन पर्वतों में। तो वलित पर्वत सबसे नए हैं और अवशिष्ट पर्वत हैं वो सबसे पुराने हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। और हमने नदियों के चैप्टर में भी आपको कंपेयर करा था फ्रेंड, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो अत्यधिक पुरानी हैं और हिमालय की नदियां नई हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण ही फ्रेंड 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, लेकिन जबकि अरावली और नीचे जो दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला है उनका निर्माण 570 मिलियन वर्ष पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए फिर जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो अत्यधिक पुरानी हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड, पहले आयु के आधार पर हिमालय को समझ लेते हैं। तो इसके जो है जो वृद्ध हिमालय का निर्माण है फ्रेंड, और वैसे इसे उत्तर से दक्षिण में पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर हम आयु के आधार पर देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की चोटियां हैं। अगर सबसे उत्तर में कौन है फ्रेंड, इसको उत्तर से दक्षिण में ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ऊपर सबसे टॉप में कौन सी है, वृद्ध हिमालय या महान हिमालय। और इसका जो निर्माण है, जैसे ये जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी है फ्रेंड, वृद्ध हिमालय की, और इसका निर्माण 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। और लघु हिमालय का निर्माण या मध्य हिमालय का निर्माण आज से 10 से 15 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। और जबकि शिवालिक हिमालय सबसे अधिक, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड, ये आयु के आधार पर बांटा गया है। और वैसे देखें तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। सबसे अगर ऊपर देखोगे तो फ्रेंड वृद्ध हिमालय उत्तर में, फिर उससे नीचे है लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। हिमालय हमारे लिए फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नदियाँ जो आपको सतवाहिनी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, बहुत सी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इन ग्लेशियर पिघलने से हमारे जो फ्रेंड सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए उपलब्ध कराता है। तो इसलिए हमारे लिए हिमालय बहुत ही अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। और जो जब आप साइबेरिया, रूस जैसे देशों से ठंड आती है उसको भी बचाने को रोकता है। और जो हमारे मानसून है फ्रेंड, इसको भी आगे नहीं जाने देता। इसलिए फिर ये हिमालय हमारे लिए बहुत अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। और प्राचीन काल में भी ये हमारे जो जैसे युद्ध, उनके आक्रमणों से भी हमारी रक्षा करता था फ्रेंड, क्योंकि इससे पार कर कर कोई नहीं आ सकता था। सिर्फ यहाँ जो दर्रे थे उनमें से ही एक जो आक्रमण है फ्रेंड वहीं से हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये हिमालय बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, अब एक एक कर हम इसको समझते हैं। ये वृद्ध हिमालय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वृद्ध हिमालय अगर देखें फ्रेंड, जैसे इसको अगर आप देखोगे फ्रेंड, आगे हम जब नदियों के आधार पर पढ़ेंगे तो ये पहले तो फ्रेंड इसको उस तरह बट लिया है, जैसे हमने उत्तर से दक्षिण में पढ़ा, फिर इसको फिर हम ऐसे पढ़ेंगे फ्रेंड नदियों के आधार पर। तो यानी फिर आपको समझनी होगी फ्रेंड, वो वृद्ध जो चीज़ें हैं जो नदियों के आधार पर वो दोनों प्रकारों में जा सकती है, उसको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वृद्ध हिमालय में अगर आप देखोगे फ्रेंड, जो वृद्ध हिमालय, इसे महान हिमालय कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। तो मैंने आपको बताया था इसका जो निर्माण है आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है। तो इसमें आपको फ्रेंड सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस हिमालय में आपको सबसे जो ऊंची चोटी हैं वो देखने को मिलेंगी। और माउंट एवरेस्ट तो ये भारत की ही नहीं फ्रेंड, पूरे विश्व की, सॉरी ये नेपाल में है, ये हिमालय का ही भाग है, तो इसलिए हम हिमालय में पढ़ रहे हैं। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ है फ्रेंड, नेपाल में है। और इसे नेपाल में फ्रेंड सागर माथा कहते हैं। भारत में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और इसे नेपाल में सागर माथा, और एक नाम और है इसका फ्रेंड, इसमें तिब्बत में इसे चोमोलुंगो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसमें क्या कहते हैं, चोमोलुंगो। ठीक है, आपको ये लिख देता हूँ फ्रेंड, ये चोमोलुंगो के नाम से जाना जाता है इसे तिब्बत में। तो इसके 3 नाम हैं, जो विश्व की, जो ये माउंट एवरेस्ट जो हमारी चोटी है विश्व की हिमालय की, इसके 3 नाम हैं,
भारत में से माउंट एवरेस्ट या विश्व में से माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में से सागरमाथा और तिब्बत में से चोमोलुंगू के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है फ्रेंड ये कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है फ्रेंड, ये हमने वृद्ध हिमालय के बारे में पढ़ा। इसमें और चोटियां भी हैं फ्रेंड, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें जो चोटियां हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी किसमें फ्रेंड, ये वृद्ध हिमालय का ही भाग है। तो इसको एक बार लिख देता हूँ फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, थोड़ी इसमें दिक्कत आ रही है फ्रेंड, इसमें ये पेन है, इसमें दिक्कत है थोड़ी ही, कई बार ये काम नहीं करता। तो नंगा पर्वत, और इसमें और देखोगे नंदा देवी, नंदा देवी, गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री, यमुनोत्री, और केदारनाथ और बद्रीनाथ। और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, केदारनाथ, और ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध स्थल है केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, ये सभी किसका भाग है फ्रेंड, किस में मिलेंगे आपको, ये वृद्ध हिमालय में। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा फ्रेंड, वृद्ध हिमालय के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में और पॉइंट देखते हैं हम। वृद्ध हिमालय के नहीं, फिर मैं एक बार हिमालय के और बारे में बता देता हूँ कि जो हिमालय की हमारी लंबाई है फ्रेंड, ये 2400 किलोमीटर है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और ये धनुष के आकार के जैसा है, जैसे धनुष होता है। और ये ही नहीं फ्रेंड, जो वुलित पर्वत है वो सभी का आकार कैसा है, धनुष जैसा है। ठीक है, और ये भी एक वुलित पर्वत है। इसमें 2-3 पॉइंट और है फ्रेंड, उनको भी देख लेते हैं, वो जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देखें फ्रेंड, जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था, जो पहले राज्य होया करता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें देखो फ्रेंड, एक पीओकी है और एक अक्साई चिन्ह है। पीओकी है फ्रेंड, ये पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, इसको क्या कहते हैं, पीओकी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ है फ्रेंड अक्साई चिन्ह, ये किसने अधिकृत कर रखा है, किसके अधीन है अभी ये चाइना के अधिकृत है। ये वैसे हिस्सा किसका है फ्रेंड, ये भारत का। ठीक है, अक्साई चिन्ह कहते हैं इसे। तो फ्रेंड अब आता है फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड, उसे कहते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसका अगर आपको K2 या कहते हैं इसको गॉडविन ऑस्टिन, इसका ही नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2 का ही नाम है। और ये कहाँ पड़ती है फ्रेंड, पीओकी में। ये जो चोटी है ये कहाँ है, पीओकी में। तो अब क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड, तो उसका आंसर होगा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि पीओकी वैसे हिस्सा तो हमारे भारत का ही फ्रेंड, तो इसको K2 ही इसका आंसर माना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि अब वर्तमान में अब हमारे पास पीओकी नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार जो भी आती है वो दावा करती है कि हम पीओकी को लेकर रहेंगे। तो इसलिए अगर वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में हमारी कहाँ है फ्रेंड, सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, तो अगर वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप आंसर करेंगे कंचनजंगा, उसमें K2 नहीं करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो है K2। अगर वर्तमान भारत की पूछता है तो उसकी होगी कंचनजंगा, जो कि कहाँ है, सिक्किम में।
ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके लिए मैंने समझाना बहुत ज़रूरी समझा ये, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं फ्रेंड। जो पीओके है और जो हमारा भारत का है, इसको जो कौन सी लाइन अलग करती है, इसका नाम है एलओसी। सॉरी, ये मैंने सारा मिट गया इसका। इसको कहते हैं फ्रेंड, जो ये रेख भारत और इसके बीच में जो सीमा बनाती है, इस लाइन को कहते हैं, इसको कहते हैं एलओसी। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको एलओसी बोला जाता है। जो अक्साई चीन और जो हमारे भारत के बीच में है, उसको कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इनको भी आपको याद रखना है। एलओसी है पीओके और भारत के बीच में, और एलएसी है फ्रेंड अक्साई चीन और भारत के बीच में। ठीक है, मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बता दी क्या होता है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड, हम शिवालिक हिमालय सबसे नीचे है, हम पहले देख लेते हैं। हम पहले देख लेते हैं जो है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय हम देखेंगे फ्रेंड। तो मध्य हिमालय में वैसे हमने पहले लिख रखी है शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय का निर्माण है वो कब हुआ है, वो हुआ है फ्रेंड आज से 10 से 15 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो जो मध्य हिमालय कह दो या लघु हिमालय, क्योंकि मध्य में है फ्रेंड ये, इसलिए मध्य हिमालय कह देते हैं, या फिर इसे लघु हिमालय। तो ये है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। यानी सबसे ऊपर कौन सा फ्रेंड, महान हिमालय। ठीक है, या वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, और नीचे क्या है शिवालिक हिमालय। तो इसके बीच में स्थित है लघु हिमालय। तो इसके बारे में हम देखें फ्रेंड क्वेश्चन में। जो मध्य हिमालय है फ्रेंड, ये पर्यटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मध्य हिमालय है लघु हिमालय, इसमें बहुत से टूरिस्ट स्थल हैं। तो उनको आपको समझना है फ्रेंड, इसमें कौन कौन से हैं। तो इनको जैसे देखें फ्रेंड, तो इसमें पर्यटन जो देखें, शिमला, आप देखोगे शिमला, कुल्लू मनाली, जो इसमें घूमने के लिए बहुत से लोग जाते हैं फ्रेंड, कुल्लू मनाली, और मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, और आपको पता होगा फ्रेंड, जो अंग्रेजों की जो गर्म ऋतु में इनकी जो राजधानी होती थी, वो कौन सी होती थी, शिमला। क्योंकि अंग्रेज ये ठंडे क्षेत्र से आए थे फ्रेंड। गर्मियों में हमारे जो दक्षिण भारत में बहुत अत्यधिक गर्मी हो जाती थी, इसलिए ये कहाँ इनकी अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर रखी थी फ्रेंड, इन्होंने शिमला में। ठीक है, डलहौजी भी स्थान देख लेते हैं, टूरिस्ट स्थान है फ्रेंड ये बहुत ही। डलहौजी, रानीखेत, ये सभी किस में पड़ते हैं फ्रेंड, ये लघु हिमालय या फिर इसे मध्य हिमालय भी कह देते हैं। तो इसमें आते हैं सभी ये टूरिस्ट स्थल। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड हम, जो इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय में, और घास के मैदान जो इसमें कश्मीर में पाए जाते हैं फ्रेंड, ये लगभग कश्मीर में है। तो इसको मैं समझा देता हूँ। कश्मीर में घास के मैदानों को मरग कहते हैं फ्रेंड, आपको ये पॉइंट याद रखना है। कश्मीर में घास के मैदान को मरग कहते हैं। तो इसलिए आपको जो स्थान के पीछे मिलेगा, जो घास का स्थान है उसके पीछे मरग मिलेगा। जैसे इसके लिए इम्पोर्टेंट है दोनों स्थान, सोनमर्ग। ठीक है, और आपने गुलमर्ग का तो नाम जरूर सुना होगा। ये भी क्या है फ्रेंड, घास का स्थान है। ये कहाँ है, कश्मीर में, गुलमर्ग। तो ये हमने देखा फ्रेंड मध्य हिमालय या
लघु हिमालय भी कह देते हैं। तो इसमें सभी ये जो स्थान है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी किसका हिस्सा है, ये लघु हिमालय का। आगे देखते हैं फ्रेंड, ये हम अब देखते हैं शिवालिक हिमालय। वैसे शिवालिक हिमालय हमने पहले लिख रखा है, लेकिन ये अब इसको हम अब पढ़ेंगे। जो नीचे का सबसे दक्षिण में कौन सा है फ्रेंड, हिमालय के शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय में अगर आप देखोगे, जो ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है, सबसे नवीनतम श्रेणी है। और इसका निर्माण कब हुआ है फ्रेंड, 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। तो इसका विस्तार आप देखोगे शिवालिक हिमालय का, ये पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर म्यांमार के अराकान पर्वत तक है। ठीक है फ्रेंड, अराकान पर्वत का आपने नाम सुना होगा। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, तो ये अराकान पर्वत ही है जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। तो इसमें शिवालिक हिमालय का विस्तार पाकिस्तान की पहाड़ी सुलेमान पहाड़ी से लेकर म्यांमार के अराकान पर्वत तक है। और इसमें जो है, इसमें फ्रेंड जो आप देखोगे शिवालिक हिमालय में समतल घाटियां मिलेंगी आपको देखने को। जो इसमें समतल घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है। जो समतल घाटी हैं उसे क्या कहा जाता है, इनकी जो ऊपर की जो भाषा है फ्रेंड, ये हम तो इन्हें दून या द्वार कहते हैं। इनको मैं लिख देता हूँ। जैसे आपको इसमें देखेगा हरिद्वार, देहरादून, ये क्या है फ्रेंड, एक समतल घाटियां हैं। और ये किस में आती हैं, शिवालिक हिमालय में। अब देखते हैं हम फ्रेंड, हम नदियों के आधार पर पर्वत। तो नदियों के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में देखते हैं फ्रेंड। पहला पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर जो सतलज नदी है, इसके जो बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से। और ये हिमालय है फ्रेंड सबसे चौड़ा है। इसकी लंबाई बल्कि 320 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई देखें तो फ्रेंड इसकी चौड़ाई सबसे अत्यधिक है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम सतलज नदी और सिंधु के बीच का जो हिमालय है इसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से अधिक है। और पंजाब हिमालय में कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें हम आगे देखेंगे और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो फ्रेंड हैं, जो हमने पढ़ा पंजाब हिमालय, इसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो एशिया की रीढ़ किसे कहा, अगर आप हिमालय में देखोगे सबसे ऊपर में कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। जैसे मैंने उसमें बताया था फ्रेंड ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस, अगर आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं फ्रेंड, यानी सबसे ऊपर जो पर्वत उत्तरी पर्वतमाला देखेंगे तो कौन सी है, वो है फ्रेंड काराकोरम। ठीक है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये सबसे उत्तर में है। और फिर लद्दाख, फिर जास्कर। तो ये तीनों जो ऊपर की हैं फ्रेंड पर्वत श्रृंखलाएं, इसको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से। उसमें हमने वृद्ध हिमालय में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और इस पर्वत श्रेणी में भारत की जो सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछी गई है। तो 8,611 जो मीटर है इसकी लंबाई है। तो ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये किस में आती है फ्रेंड, POK में। अगर वर्तमान भारत की पूछी जाए तो कौन सी है, कंचनजंगा। ये हमने पीछे डिस्कस किया था। आगे देखते हैं, और इसमें देखें फ्रेंड काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था पहले इसको, ये भी आपको इसका नाम याद रखना है।
तो काराकोरम को क्या कहते हैं, कृष्णागिरी भी कहते हैं। इसमें पेन में दिक्कत है फ्रेंड, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये थोड़ी ही इसमें दिक्कत आ रही है। जैसे अब इसके मैंने बताया था फ्रेंड, सबसे उत्तर में कौन सी है, सबसे ऊपर देखें तो हम काराकोरम, फिर आती है नीचे लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तो आप मैप में भी देख सकते हो, तो इसके नीचे कौन सी है फ्रेंड, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और फिर इसके नीचे जास्कर। इन तीनों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से। तो ये मैंने इसके बारे में पढ़ा। और जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है फ्रेंड, इसमें सबसे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी, वो किस श्रेणी का भाग है, लद्दाख पर्वत श्रेणी का। तो आपको याद रखना है, जो राकपोशी है वो किस कौन सी पर्वत श्रेणी में है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके बारे में। फिर नीचे है फ्रेंड जास्कर पर्वत श्रेणी, ये पंजाब हिमालय के, ये हिमालय में आती है वैसे। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु हमने पढ़ा था, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से। और जो हमारी सिंधु नदी है फ्रेंड, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी और जो जास्कर पर्वत श्रेणी है इसके बीच में से अंदर होके हुए बहती है। ठीक है, और आगे हमारी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, तो ये, और इसको मैंने बताया फ्रेंड। और इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये क्या है फ्रेंड, ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो आपको ये नहीं है पढ़ना है फ्रेंड, ये जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में ये गैप दे देती हैं, फिर आगे चलती हैं, इस तरह जो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता चलता है। तो ये क्या फ्रेंड, सबसे लंबी है। ठीक है, वैसे आपको ये लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन इनके बीच में अंदर गैप है, लेकिन ये एक बार साथ स्टार्ट होकर फिर कई दूर तक है ये पीर पंजाल। और ये क्या है, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे देखते हैं फ्रेंड इसके बारे में और पॉइंट। तो इसमें हम आगे देखें, तो पीर पंजाल ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर है धौलाधर पर्वत श्रेणी, इसमें क्या है फ्रेंड, कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। जो कुल्लू घाटी, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उनके बीच में आती है फ्रेंड कुल्लू घाटी। और वैसे देखें तो ये किसका भाग है, ये लघु हिमालय का। जब हमने लघु हिमालय पढ़ा था तो उसमें बहुत से टूरिस्ट स्थल थे, कुल्लू घाटी, मनाली, शिमला, किसके भाग थे, ये लघु हिमालय के। ठीक है, अगर उस तरफ पूछता है तो लघु हिमालय का है, और वैसे श्रेणी में पूछे तो किस में है फ्रेंड, ये किसके बीच में है, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। फिर है फ्रेंड शिवालिक पर्वत श्रेणी, तो ये क्या है फ्रेंड, हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये मैंने कई बार पढ़ा दिया है फ्रेंड, ट्रांस हिमालय। फिर पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। ये किस में है फ्रेंड, लघु हिमालय में। ठीक है, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला ये लघु हिमालय का ही भाग है। और इसमें पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान के फूल से ही केसर निकाला जाता है। तो जम्मू कश्मीर का जो केसर आता है वो सबसे महंगा आता है फ्रेंड, क्योंकि सबसे क्वालिटी का होता है। तो केसर फ्रेंड बहुत ही महंगा, अगर आप चांदी धातु देखें उससे भी ज़्यादा महंगा है केसर। ठीक है, और वे इसको दूध में गिर कर खाया जाता है, बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इतना महंगा होता है हर मीडियम साइज का व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं फ्रेंड। फिर हम पढ़ते हैं फ्रेंड, हमने अब पंजाब हिमालय के बारे में जो भी पॉइंट थे उनको डिस्कस किया। एक तो हमने देखा कि सिंधु और सतलज के बहते हैं, बीच में बहती है। इसमें एक जो पर्वत श्रेणियां हैं वो पढ़ी फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट थी। और सिंधु नदी पढ़ी कि
पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है, कौन सी इसमें खेती की जाती है, कौन कौन सी इसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये हमने पंजाब हिमालय के बारे में सभी पॉइंट क्लियर किए। आगे देखते हैं फ्रेंड हम कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय है, क्योंकि हम इसको किस आधार पर पढ़ रहे हैं फ्रेंड, नदियों के आधार पर। तो नदियों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किन नदियों के बीच में है। तो ये सतलज और काली नदी, तो इनके बीच में स्थित है फ्रेंड ये। और काली नदी क्या करती है फ्रेंड, भारत और नेपाल के बीच में सीमा का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। काली नदी किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, भारत और नेपाल के बीच में। तो इसमें अगर हम देखें कुमायूं हिमालय की, और इसे गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वैसे एक गढ़वाल वंश भी था फ्रेंड, जो आप हिस्ट्री में देखोगे, जो मोहम्मद गोरी जब आया था भारत में, तो गढ़वाल का एक जयचंद था फ्रेंड। और आपको अगर इसकी स्टोरी पता हो, जो पृथ्वीराज चौहान और उसकी लड़की थी जयचंद की, उसमें प्रेम हो गया था, और ये गढ़वाल वंश से थे, संबंधित थी। उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे में फ्रेंड, ये जयचंद की लड़की का। ठीक है, तो यानी आपको ये गढ़वाल हिमालय, तो ये भी नाम आप देखो फ्रेंड, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप कंपटीशन से जुड़े हो तो ये हिस्ट्री में पढ़े तो आपको भी ये चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, ताकि आपको एक बहुत, आप ये नहीं कि अब जियोग्राफी में ही आपको सब ट्रेंड करना है या जियोग्राफी ही आपको बेहतर बनानी है। आपको क्या है फ्रेंड, हिस्ट्री भी पढ़नी होगी। तो आपको सभी अगर पढ़ाई को साथ में लेकर चलोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आएंगी। तो गढ़वाल एक वंश भी था फ्रेंड। ठीक है, मैंने, और गढ़वाल में जयचंद था, और जयचंद ने ही उसको मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था। लेकिन बाद में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में भी युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें जो जयचंद था वो हार गया था मोहम्मद गौरी से, जिसे चंद्रावर का युद्ध कहते हैं, और ये 1194 में हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको ठीक है, ये हम इसको इंटरेस्टिंग तरीके से हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं हिस्ट्री को भी स्टार्ट करूँगा, तो पहले हम इसको थोड़ी जियोग्राफी के वीडियो बनाते हैं, फिर हम हिस्ट्री पर आएंगे। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड, कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो इसकी ये कितनी लंबाई फ्रेंड, 320, लेकिन हमने पंजाब हिमालय की थोड़ी गलत बता दी फ्रेंड। जैसे पंजाब हिमालय की 560 किलोमीटर है फ्रेंड, ये मैंने इस कुमायूं हिमालय की बता दी थी उसमें, सॉरी इसके लिए। तो पंजाब हिमालय की कितनी लंबाई है फ्रेंड, 560 किलोमीटर। ठीक है, कुमायूं हिमालय की 320। और सबसे लंबा कौन सा है फ्रेंड, नेपाल हिमालय, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी 800 किलोमीटर है। ठीक है, उसको आगे बढ़ेंगे। तो ये एक तो हमने देखा फ्रेंड, ये किन किन नदियों के बीच में है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, और इसकी लंबाई हमने देखी 320 किलोमीटर। यह हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। और इसमें आप देखोगे फ्रेंड, जो ग्लेशियर है गंगोत्री यमुनोत्री, ये किस में है, कुमायूं हिमालय में ही है। ठीक है, जिससे गंगा और यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत क्वेश्चन बनते फ्रेंड, आपको देखें, या उत्तराखंड में आती है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड, नंदा देवी। ठीक है, अरे वैसे ये नंदा देवी देखें तो कौन सी हिमालय में आती है, वृद्ध हिमालय। जब हमने वृद्ध हिमालय के बारे में डिस्कस करी थी तो ये उसमें लिखा था फ्रेंड, नंदा देवी भी अगर उसमें देखता है तो किस में आती है, ये नंदा देवी में। ठीक है, सॉरी, वृद्ध हिमालय में नंदा देवी चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये आपको ऊंचाई है फ्रेंड जो है ये याद रखनी है, इन पे सीधा क्वेश्चन बनता है। तो इसकी ऊंचाई है फ्रेंड 7817 मीटर। ठीक है, और गॉडविन ऑस्टिन की थी फ्रेंड, ये हमने पीछे डिस्कस किया था, इसकी थी 8611 थी कुछ फ्रेंड, उसको हम देख देते हैं एक बार, आपको दिखा देते हैं, वो भी 8611 ही थी शायद, 8611 ही है फ्रेंड। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन आती किस में है फ्रेंड, पीओके में। वर्तमान में नहीं है, वैसे है भारत का हिस्सा। ठीक है, और वर्तमान में कंचनजंगा है फ्रेंड, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने इसकी
चोटी भी देख ली फ्रेंड, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी और उसकी ऊंचाई देखी। अब इसमें देखें फ्रेंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये किस में हिमालय में आते हैं? कुमायूं हिमालय में। और ये वृद्ध हिमालय के विभाग हैं फ्रेंड। ये वैसे अगर वृद्ध हिमालय में जब हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर की चोटियां ही हैं, ठीक है। गंगा यमुना राम गंगा नदी का उद्गम स्थल है, वो कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय से, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला है फ्रेंड हमारा नेपाल हिमालय। तो पहले देखते हैं हम किन नदियों के बीच में है ये। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। और तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है फ्रेंड? ये ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। इसको हम जब हमने नदी का चैप्टर किया था फ्रेंड, उसमें डिस्कस किया था तीस्ता नदी को। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसमें हम देखें, इसकी जो लंबाई है फ्रेंड नेपाल हिमालय की, ये सबसे लंबा है। चौड़ा पूछें तो आपसे पूछा जाए तो पंजाब हिमालय है, और लंबा कौन सा है? नेपाल हिमालय। और इसकी लंबाई देखें तो कितनी है? 800 किलोमीटर, ठीक है। और ये इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि सारा ये नेपाल में ही है। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ये क्या है फ्रेंड? कुमायूं हिमालय की अपेक्षा क्या है? अधिक ऊंचा है। और इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है फ्रेंड? माउंट एवरेस्ट। इसको हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और ये किस में आती है माउंट एवरेस्ट? वृद्ध हिमालय में, ठीक है। आपको जितनी बड़ी चोटियां देखने को मिलेंगी वो सभी किस में आती हैं? वृद्ध हिमालय में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित हैं। इनको हम विद मैप के साथ आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड। एक धौली गंगा नदी भी है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। ये धौलगिरी है फ्रेंड, ठीक है। और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन में ये बनता है कि वर्तमान की कौन सी है तो कंचनजंगा, ठीक है फ्रेंड। वैसे ये आती है दूसरे नंबर पर, क्योंकि वैसे अगर आप देखोगे K2 वैसे हिस्सा तो हमारे भारत का ही है, वो पीओके में चला गया है, लेकिन और वर्तमान में पूछता है तो कंचनजंगा है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हम, आगे हम देखें जो असम हिमालय। तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय क्षेत्र, इसे किसी नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से। और ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है। तो किन राज्यों में फैला हुआ है फ्रेंड? ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला हुआ है असम हिमालय। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये सतत वाहिनी होती हैं। सतत वाहिनी का मतलब क्या होता है फ्रेंड? वर्ष भर बहती रहती हैं, क्योंकि जिनमें पानी मिलता है नदी को ग्लेशियर के पिघलने से मिलता है। तो ग्लेशियर तो इनका ख़त्म होता ही नहीं है हिमालय का, तो इसलिए इनका जो जल है वो सदा बहती रहती है। तो ये हमने हिमालय के बारे में डिस्कस किया फ्रेंड। अब हम थोड़ी और आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड, इसका विस्तार देखें तो हिमालय का तो किस किन राज्यों में है भारत के? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ये नेपाल, फिर नेपाल में, फिर सिक्किम में भी है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से आप देखोगे मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, ये यहाँ 2 राज्य रह गए फ्रेंड, त्रिपुरा और मिजोरम। उन राज्यों में ये इनका विस्तार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो त्रिपुरा और मिजोरम में नहीं है, और आपने देखा उत्तरी में सभी राज्यों में क्या है? इसका विस्तार है। और लेकिन याद रखना फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो है हिमालय का विस्तार नहीं है, ठीक है फ्रेंड। उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है।
तो मैंने बताया था जो गंगा नदी इस उत्तर प्रदेश में से होकर बहती है फ्रेंड, जो नदी है वो किसका निर्माण करती है? मैदान का। तो हिमालय से पूर्व से पश्चिम में देखें तो इसकी प्रमुख चोटियां देख लेते हैं फ्रेंड, ताकि इमेज से देखोगे तो आपको एक इमेज से माइंड में छप कर आपको अच्छे लंबे समय तक याद रहेंगी। तो इसको देखते हैं हम फ्रेंड। जैसे इसमें देखेंगे सबसे पूर्व में देखेंगे नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है ये, फिर कंचनजंगा जो सिक्किम में है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलगिरी। ठीक है फ्रेंड। और अगर आप देखोगे इसको कैसे याद रखोगे फ्रेंड, नामचा पर्वत ये तो अलग ही है, एवरेस्ट को बीच में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी दो इस साइड है इसकी और दो इस साइड है। आपको पता है इस साइड सिक्किम में है, सिक्किम में कौन सी फ्रेंड, ये तो आपको याद रहती होगी, कंचनजंगा, बिल्कुल कई बार क्वेश्चन बना है। और इस साइड है फ्रेंड धौलगिरी। धौलगिरी को कैसे पढ़ोगे, क्योंकि उत्तराखंड में एक धौली गंगा के नाम से गंगा बहती है, एक धौली गंगा एक नदी बहती है, तो उसमें इस साइड है फ्रेंड धौलगिरी। ठीक है, तो इस प्रकार को याद रख सकते हो, धौलगिरी और अन्नपूर्णा। ठीक है, और इस साइड देखोगे कंचनजंगा सिक्किम में, और इस साइड एक मकालू याद कर लें। तो इस तरीके से आप, इसके लिए मैं आपको कोई भी ट्रिक की याद वो नहीं दूंगा फ्रेंड, क्योंकि ट्रिक से कोई भी आप अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ट्रिक से भी पढ़ कर देखा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ट्रिक। आप ट्रिक को तो बिल्कुल भूल जाओ फ्रेंड, इससे अच्छा आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं इसके लिए आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप कोई भी ट्रिक ना देखें, तो आप सिर्फ एक अच्छी समझ, इससे अच्छा तो आप उनको रट्टा मार के देख लो, माइंड में इमेज बना लो, वो उससे बेस्ट है फ्रेंड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हम हिमालय के बारे में और पढ़ते हैं। ये अब फ्रेंड जो है पूर्वोत्तर जो राज्य में फ्रेंड, आपको इतनी ऊंचाई की चोटियां हिमालय की नहीं मिलने पड़ेगी, थोड़ी कम ऊंची है। ठीक है, वैसे है ये हिमालय का ही भाग, तो इसके लिए इसको अलग नाम दे दिया गया है। जैसे अगर आप देखो, पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो इनको क्या कहा जाता है? पटकाई पर्वत श्रृंखला। तो इसमें पटकाई पर्वत श्रृंखला है, ये पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, और इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड, ये मतलब ये नहीं है कि आपको पटकाई, ये अलग है फ्रेंड, एक पटकाई बूम है, लेकिन ये क्या है फ्रेंड, पटकाई पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको हम समझते हैं फ्रेंड। तो अगर पटकाई पर्वत श्रृंखला देखें, पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। जैसे पटकाई बूम, तो इसमें आपको देखेंगे फ्रेंड असम और ये नागालैंड में थोड़ा बहुत भाग देखने को मिलेगा। ठीक है, पटकाई बूम, फिर गारो खासी जयंतियाँ, ये के हैं मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में फैली हुई हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ, तो इनके ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं फ्रेंड, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो गारो खासी जयंतिया नाम से इन पर फ्रेंड जनजाति रहती हैं, इन जातियों के नाम भी गारो खासी जयंतिया। ठीक है, इसीलिए इनके नाम क्या है, पहाड़ियों के गारो खासी जयंतिया। तो इन पर ये 3 जनजाति रहती हैं, इसलिए इनके जनजातियों के नाम पर ही हैं गारो खासी जयंतिया। ठीक है, और नीचे देखेंगे हम तो जो नीचे देखेंगे लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ क्या है, मणिपुर, तो मणिपुर में है फ्रेंड लुसाई पहाड़ियाँ। अगर एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित है, ये भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, तो कौन सी पहाड़ियाँ बनाती हैं, नागा पहाड़ियाँ। तो ये हमने हिमालय के बारे में सभी जो क्वेश्चन है थ्योरी सेक्शन वो कंप्लीट कर लिया फ्रेंड। अब हम आगे देखेंगे, जो हमने भारत जो पर्वत और पहाड़ों को 2 भागों में बांटा था, मध्य उत्तर पर्वत श्रृंखला, उत्तर की हमने सभी कंप्लीट कर ली है। आगे देखेंगे हम मध्य और दक्षिण की
पर्वत या पहाड़ियों का विस्तार। तो मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणी। ठीक है फ्रेंड, तो उत्तर की हमने पढ़ ली। तो मध्य में फ्रेंड आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो ये नहीं है कि ये संयुक्त एक जैसे हिमालय जैसे है, पूरी तरह से लगता है, उस तरीके से नहीं है। मध्य और दक्षिण में ये कहाँ है, ये अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं, इनको संयुक्त रूप से नहीं फैली हुई हैं। ठीक है, तो एक पहले देख लेते हैं फ्रेंड अरावली पर्वत श्रृंखला। इससे बहुत क्वेश्चन बना है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक 800 किलोमीटर लंबी है। यानी गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में फैली हुई है और इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। जो दिल्ली है फ्रेंड, वो भी इसी पहाड़ी के किनारे स्थित है, जो हमारे भारत की राजधानी है। और जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ी, वो भी किसका भाग है फ्रेंड? अरावली का। ठीक है, आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो रायसीना की पहाड़ी पर है। वो अरावली पर्वत का ही, अरावली पहाड़ी का ही भाग है। और ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पहले है। ठीक है, ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे प्राचीन एक तो अरावली का नाम आता है फ्रेंड, एक अपलेशियन पर्वत का नाम। अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत की। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1712 मीटर है, और जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला फ्रेंड सबसे अधिक मात्रा में किस में फैली हुई है? राजस्थान में। इसका 80% भाग अरावली का कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जो अरावली से थे क्वेश्चन वो सभी को पढ़ा फ्रेंड। अब हम आगे देखते हैं। और एक और पॉइंट है फ्रेंड, जो लूनी नदी है। लूनी आपको पता होगा, लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। ये अरावली पहाड़ियों से ही निकलती है। राजस्थान की अरावली पहाड़ी है, राजस्थान के अजमेर में। तो अजमेर से निकलती है लूनी नदी। और जो अजमेर है फ्रेंड, इसी लूनी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसी पर स्थित है। यानी जो पहाड़ी पर स्थित नहीं है, लेकिन जो आपको पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत हुए हैं जो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, उनकी जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, तो और वहीं से एक लूनी नदी निकलती है। आगे देखते हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है फ्रेंड। जो विंध्याचल पर्वत के जो उत्तर में उत्तर भारत है और नीचे है वो दक्षिण भारत है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं फ्रेंड विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। तो इसके थोड़े अलग अलग नामों से जानी जाती है फ्रेंड विंध्याचल पर्वत को। जैसे विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारनेर की पहाड़ी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसे कैमूर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यही कैमूर की पहाड़ी फ्रेंड जो यमुना नदी और सोन नदी का जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। यमुना भी सहायक इसी की है, गंगा की। ठीक है, लेकिन अगर ये कैमूर की पहाड़ियाँ नहीं होती तो फ्रेंड ये इसके अंदर मिल जाती। ठीक है, लेकिन कैमूर की पहाड़ियाँ इसे अलग रखती हैं। और सोन नदी कहाँ मिल जाती है? ये मिलती है यमुना नदी से। ठीक है, और सोन नदी पटना में मिलती है। पटना में 3 नदियाँ आकर मिलती हैं फ्रेंड, गंगा, सोन और गंडक। ठीक है, इसी शहर पर क्या बसा था पहले? पाटलिपुत्र, जो उज्जैन ने बसाया था। ठीक है, ये भी आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है। उज्जैन ने, पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उज्जैन ने। ये 3 नदियों के संगम पर है, सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री में मैं आपको इसको बिल्कुल पढ़ाऊंगा फ्रेंड, इंटरेस्टिंग। तो इसमें आगे देखते हैं
तो इनके नाम है फ्रेंड, वो भी आपको देख लेने हैं। जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसी पहाड़ी को भारनेर की पहाड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसे कैमूर की पहाड़ी, और झारखंड में इसी पहाड़ी को क्या कहते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी। झारखंड में से इसी पहाड़ी को क्या नाम से जाना जाता है, पारसनाथ की पहाड़ी से। और पारसनाथ की पहाड़ी पर एक जैन मंदिर है फ्रेंड, बहुत ही फेमस है वो। उसकी ऊंचाई देख, और जैन मंदिर किस पहाड़ी पर है, पारसनाथ की पहाड़ी पर। और इसकी पारसनाथ की जो इस पहाड़ी की सबसे ऊंचाई कितनी है फ्रेंड, ये सबसे ऊंचा है इसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, आपको जो जो दक्षिण भारत की चोटी है फ्रेंड, वो आपको कम ऊंचाई देखने को मिलेगी कंपेयर टू हिमालय से। ठीक है, हिमालय ही हमारा सबसे ऊंचा है। तो आगे देखते हैं हम। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड, ये विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से एक आपको पता होगा दक्कन का पठार है, बहुत ही बड़ा विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का ही पठार है। तो उसी का भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। पश्चिम में इसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है, यानी पश्चिम में ये भाग है फ्रेंड। इसे पश्चिम में क्या कहते हैं, राजपीपला की पहाड़ी। मध्य में, मध्य प्रदेश में इसका महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का ये जो मैकाल पर्वत है फ्रेंड, कुछ हिस्से मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, ये मत समझना कि सारी ही मैकाल पर्वत नाम से इसे उस नाम से जाना जाता है, लेकिन है ये फ्रेंड ये एक ही पहाड़ी है, सतपुड़ा। ठीक है, यानी इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है मैकाल पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। और इसकी चोटी कितनी है फ्रेंड, ये है 1350 मीटर। ठीक है, और जो कि किसका भाग है फ्रेंड, महादेव पहाड़ी का। ये किस में आती है, महादेव पहाड़ी में आती है धूपगढ़। आगे देखते हैं फ्रेंड। और मैकाल जो पर्वत है या महादेव पहाड़ी है फ्रेंड, इसी के यानी है ये मैकाल पर्वत, थोड़ा हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है। तो उसमें एक चोटी आती है फ्रेंड, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक, और वो किसका हिस्सा है, मैकाल का। और अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं, नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी। सोन नदी जो उत्तर में जाकर गंगा में मिल जाती है, नर्मदा नदी और जो नर्मदा और ताप्ती नदी है फ्रेंड, ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, यानी इसमें एक ये लाइन थी फ्रेंड, जो इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। यानी सतपुड़ा के अगर आप देखोगे, उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में कौन सी है फ्रेंड, ताप्ती नदी। ठीक है, और ताप्ती नदी पर आपको पता होगा सूरत शहर किस नदी पर बसा हुआ है, ताप्ती नदी पर। और नर्मदा नदी पर जबलपुर, और नर्मदा नदी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये पूरे विश्व की हो गई है शायद सर। ठीक है, शायद ये विश्व की है पूरी सबसे लंबी मूर्ति। ये स्टैचू ऑफ जो वो थी लिबर्टी, उससे भी ऊंची है ये। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड इसके बारे में हम। आगे और पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं उनको समझते हैं। आगे देखें फ्रेंड, एक जो गुजरात में एक पर्वत श्रृंखला और है, उसका भी नाम देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात में एक पर्वत श्रृंखला है, तो उसका नाम है फ्रेंड
गिर पहाड़ी। ठीक है, तो गिर पहाड़ी कहाँ है? तो गिर पहाड़ी फ्रेंड राजस्थान में, सॉरी राजस्थान में नहीं, गुजरात में। और ये किस लिए फेमस है? ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। क्या इसमें क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। ठीक है, और इसमें ही क्या है फ्रेंड? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं एशियाई शेर। और इसमें कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी, उसी के नाम पर इसका उद्यान का भी नाम है। ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। आगे देखते हैं फ्रेंड हम, आगे जो है ये पहाड़ी जो अजंता पर्वत श्रेणी। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड, अजंता ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और ये अजंता की गुफाओं को फ्रेंड यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत में शामिल किया गया है अजंता की गुफाओं को। और ये किस काल से संबंधित है फ्रेंड? गुप्त काल से। गुप्त काल में आपने देखा होगा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये किस में थे? ये गुप्त काल में। ठीक है, जो सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखलाएं भी महाराष्ट्र में है। सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत ये भी किस में है फ्रेंड? महाराष्ट्र में। और जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र और कर्नाटक तक फैली हुई है। और ये पर्वत श्रेणी गोदावरी और भीमा नदी के जल विभाजन का कार्य करती है। गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो किस में से निकलती है? बालाघाट से ही पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत, आपको पता होगा फ्रेंड, जो पश्चिमी घाट है इस पर सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और पूर्वी घाट पर भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अगर आप देखोगे पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला को, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट की श्रृंखला को पूर्वी तट पर है उसे महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पश्चिम की सह्याद्री पर्वत के नाम से और पूर्व की जो पूर्वी तट है उसे, पूर्वी तट की जो पर्वत श्रृंखलाओं को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें आगे हमारी नल्लामलाई पहाड़ियाँ। तो नल्लामलाई की पहाड़ी, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण यानी इस तरीके से फैली हुई है ये। और इसके ऊपर में कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी। ठीक है, आगे देखते हैं हम जावदी पहाड़ी। और कृष्णा नदी पर ही फ्रेंड एक नागार्जुन बांध भी स्थित है। ठीक है, और जावदी पहाड़ी, ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जावदी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये 3 राज्यों में फैली हुई हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इन 3 राज्यों में फैली हुई है। और नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी फ्रेंड? डोडाबेटा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडाबेटा। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इससे और ऊंची चोटी है, उसका नाम हम आगे डिस्कस करेंगे। डोडाबेटा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और पहली है अन्नाईमुदी, उसको हम आगे देखेंगे फ्रेंड मैप के साथ। तो यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडाबेटा। और इसकी जो ऊंचाई है ये भी आपको याद रखनी है, 2637 मीटर है। और इसमें जो नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति रहती है फ्रेंड? टोडा जनजाति। जैसे हमने गारो खासी जयंतिया में कौन सी जनजाति रहती थी? उन्हीं के नाम पर थी गारो खासी जयंतिया, जो हिमालय में पढ़ी थी हमने। और ये जो टोडा जनजाति है वो किस में रहती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और नीलगिरी की पहाड़ियों में फ्रेंड एक यूकलिप्टिक्स नाम का पौधा है, वो बाहर विदेश से मंगाकर इसमें बोया गया है। ठीक है, ये हम जो प्राकृतिक वन है, जो वन था चैप्टर, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। और नीलगिरी की पहाड़ियों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान,
जिसे कहते हैं साइलेंट वैली। ठीक है फ्रेंड, शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और वैसे राज्य किस राज्य में स्थित पड़ती है वो फ्रेंड? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है केरल में। अगर राज्य का पूछे तो केरल में है, और पहाड़ियों में पूछे तो फ्रेंड नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अन्नामलाई की पहाड़ी, तो अन्नामलाई की पहाड़ी ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड अन्नायमुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी तो हमने पढ़ी थी फ्रेंड डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में थी, और ये है अन्नायमुदी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? 2695 मीटर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम कार्डम पहाड़ियाँ। कार्डम पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में फैली हुई हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं, यानी इससे नीचे और कोई पहाड़ियाँ नहीं है। और कार्डम पहाड़ियों की इलायची के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे चोटी देखें तो महेंद्रगिरी, और जबकि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर देखें तो हम अन्नायमुदी। ठीक है फ्रेंड, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी, और पूर्वी घाट की तो महेंद्रगिरी है, और पश्चिमी घाट की देखें तो फ्रेंड अन्नायमुदी। और वैसे ओवरऑल दक्षिण भारत की पूछे तो वो है फ्रेंड अन्नायमुदी। ठीक है, तो ये आपको जो पॉइंट है इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। और इसमें कुछ और पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये हमारी है फ्रेंड, तो मांडव पहाड़ियाँ, ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। फिर है हमारी सेवराई पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और ये 50 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है सेवराई की पहाड़ियाँ, जैसे आप मैप के साथ देख सकते हो। नामचा बरुआ पर्वत, ये कहाँ है फ्रेंड? नामचा बरुआ पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत के अरुणाचल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। हिमालय की अगर सबसे पूर्वी चोटी पूछे तो कौन सी है? नामचा बरुआ पर्वत। और पूरी ओवरऑल पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो है माउंट एवरेस्ट। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है फ्रेंड, इसमें 2 जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है, इन पहाड़ों पर ही हैं डफला और मिसमी जनजाति। तो डफला और मिसमी जनजाति कहाँ है? डफला और मिसमी जनजाति भी हैं और ये पहाड़ी भी हैं फ्रेंड। जैसे हमने गारो खासी जयंतियाँ पढ़ी थी, वो पहाड़ियों के नाम भी हैं और उनमें जनजाति भी गारो खासी जनजाति भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार इसमें डफला और मिसमी अरुणाचल में पहाड़ी हैं, और इन्हीं के नाम पर क्या है फ्रेंड? 2 जनजाति हैं, डफला और मिसमी। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्रेंड अंडमान निकोबार के अगर आप देखें तो ये आपको पता होगा हमारे द्वीप हैं, और इसमें लगभग हमारे कुछ 236 द्वीप हैं फ्रेंड। अगर बंगाल की खाड़ी में देखें तो 236, और कुछ 12, 13, 26, 27 इसमें है फ्रेंड। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर आप याद हैं तो आपको प्लीज़ कमेंट कर जरूर लिखें। तो ये आपके लिए आज क्वेश्चन होगा। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी देखें तो सैंडल पीक, और जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सैंडल पीक और नारचो के बारे में। तो ये जो हमने देखा भारत के पर्वत, ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।